नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में। जब भी बच्चे का जन्म होता है वो तब रोता है और वो रोना थोड़े उम्र बड़े होने तक भी चलता रहता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं उनका रोना कभी बंद ही नहीं होता, वो हमेशा रोते रहते हैं। कभी उनको भगवान से शिकायत होती है, कभी उनको इंसान से शिकायत होती है, यहाँ तक कि छोटी छोटी चीज़ों की उनको शिकायत रहती है। कभी मास्टर उन्हें नंबर कम दे देता है, बाकी सबको ज़्यादा दे देता है। हर तरह से ये रोना विलाप करना चलता रहता है और इस विलाप को लेकर वो या तो सिंपैथी के वोट बटोरते रहते हैं या लोगों से ये उम्मीद करते रहते हैं कि वो उनके साथ सिंपैथाइज करें और उनको जो है मदद करें। लेकिन आज जो मेरे साथ हमारे मेहमान हैं वो इसके अपवाद हैं और मेरे साथ हैं आज अनंत वैश्य। अनंत की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही जुझारू है और ये कहीं ना कहीं जो भी इसको सुनेगा उसको मोटिवेट करेगी कि वो जीवन में कुछ भी कर सकता है। अनंत, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो द्वारका में। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आपने मुझे इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया और मुझे ये मौका दिया कि मैं रेडियो द्वारका के जितने भी व्यूअर्स हैं उन तक अपनी कहानी को पहुंचा सकूं और उनको बता सकूं कि हाँ, ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अनंत, अगर मैं बात करूं, ये जो आपको प्रॉब्लम है ऑर्थोग्राफोसिस, ये कब से शुरू हुई थी? जी, मेरा जो बर्थ हुआ है वो 2 अगस्त 1998 को हुआ था और बाय बर्थ ही मुझे एक डिज़ीज़ है जिसका नाम है ऑर्थोग्राफोसिस मल्टीप्लेक्स कंजेनाइटा, जो कि एक बहुत ही रेयर डिज़ीज़ है और ऐसा डॉक्टर्स का कहना है कि भारत में भी इसके बहुत ही कम लोग हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो आपकी जो मसल्स होती हैं वो कंपैरेटिवली और लोगों से थोड़ा सा वीक होती हैं और आपकी जो बोन्स होती हैं, जो हड्डियाँ होती हैं, वो थोड़ी स्टिफ होती हैं, सख्त होती हैं। और अगर उसमें हम लोगों को कैलिपर्स पहनना पड़ता है, स्प्लिंट पहनना पड़ता है, फिजियोथेरेपी कराना पड़ता है और अगर नहीं कराएंगे तो उससे हड्डियाँ जो होती हैं वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती हैं, मुड़ सकती हैं। तो ये बहुत ही रेयर डिजीज़ है, बट आई थिंक दिस इज़ कॉल्ड एज एक्सेप्टेंस। आई एक्सेप्टेड इट एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। अच्छा अनंत, जब आप बर्थ हुआ आपका, तो आप से जब मैं बात कर रहा तो आप कह रहे थे कि फर्स्ट डे ही आपकी कोई सर्जरी हुई थी। जी, जब अब मैं तो उस टाइम बहुत छोटा था, लेकिन जब मेरा बर्थ हुआ था तो जो बाय बर्थ ही जो दोनों हाथ और दोनों पैर थे वो बंधे हुए थे, जो कॉर्ड होती है उसमें बंधे हुए थे, जिससे कि मेरे जो पैर में थाइस की तरफ एक फ्रैक्चर हो गया था उसमें और उसको सिर्फ सर्जरी करके ही हटाया जा सकता था। तो जिस डे मेरा बर्थ हुआ उसी शाम को मेरी पहली सर्जरी हो गई और सर्जरी से सारे जितने स्टिफ जॉइंट्स थे उनको धीरे धीरे करके खोला गया। और लेकिन जितनी ज़्यादा सर्जरी होती है उतना ज़्यादा बॉडी जो होती है वो वीक हो जाती है। ऐसा करते करते बाय द एज ऑफ 14 मेरी अराउंड मेरे पूरे बॉडी में अराउंड सर्जरीज हो चुकी थी बाय द एज ऑफ 14। उससे क्या हुआ कि मेरे बॉडी जॉइंट्स तो खुल गए लेकिन वही ये बॉडी थोड़ी सी वीक हो गई। लेकिन फिर उसी बीच में मैंने अपनी एजुकेशन स्टार्ट करी, लेकिन उसको कंटिन्यू करते करते काफ़ी इलाज हुआ और लास्ट मेरे हिसाब से मेरी सर्जरी जो हुई थी वो अराउंड आई थिंक 17 की एज में हुई थी, जितना मुझे याद है। ऐसे करते करते काफ़ी चीज़ें हो चुकी हैं, काफ़ी ज़्यादा इलाज हुआ है, लेकिन अभी ऐसा डॉक्टर से कहना है कि इसके पूरे वर्ल्ड में इसका कोई अभी तक इलाज प्रॉपर निकला नहीं है, एक लौता फिजियोथेरेपी ही है। अच्छा अनंत, पेरेंट्स का सपोर्ट तो डेफिनेटली रहा होगा, परिवार का पूरा सपोर्ट रहा होगा क्योंकि इतनी सर्जरीज आपकी हुई हैं। जैसे आपने जब स्कूल जाना शुरू किया तो कुछ अलग लगा? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा अलग था क्योंकि मुझे याद है कि मैं घर से निकलता नहीं था और मुझे बाहर में किसी को भी मिलने में बहुत डर लगता था कि अरे ये क्या बोलेंगे। मैं अलग तरीके से खाता हूँ, मैं अपने हाथ से नहीं पकड़ पाता हूँ, लोग क्या बोलेंगे, ऐसा बहुत मुझे उस टाइम पे लगता था कि बहुत अजीब सा फीलिंग आती थी। लेकिन अगर मैं सच कहूँ तो चाहे वो मेरे पेरेंट्स हों, मेरी सिस्टर्स हों, उन्होंने मुझे हर टाइम पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। कुछ मेरे ऐसे टीचर्स रहे हैं बचपन में जिन्होंने मुझे कभी ऐसा फील ही नहीं कराया कि मैं अलग हूँ, तो उनका मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट था। मेरी एक टीचर थी, मैं उनका नाम भी बोलना चाहता हूँ, जया शर्मा मैम। वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्हीं की वजह से मैं आज कहूँगा मैं लिखना सीख पाया। तो मैं अपने दोनों हाथ को ऐसे दबा के लिखता हूँ,
जिससे कि मैं अगर वो नहीं होती तो शायद मैं लिख भी नहीं पाता, जिनकी मदद से फिर मैंने मुझे एक स्पेशल स्कूल में डाला गया। वहाँ स्पेशल स्कूल में मैंने जाना शुरू किया। मेरा कोशिश करी गई नॉर्मल स्कूल में एडमिशन की, लेकिन नॉर्मल स्कूल ने मुझे एडमिशन दिया नहीं। तो वहाँ से मेरी पढ़ाई की शुरुआत हुई और वहाँ से मैंने काफ़ी कुछ सीखना शुरू किया, अपनी हॉबीज़ को समझना शुरू किया और वहीं से बहुत सारी चीज़ों की शुरुआत हुई थी। अच्छा आनंद, मैं आपसे कहूँगा कि आप अपनी इस कार्यक्रम में, इस जर्नी में जिस किसी का भी नाम लेना चाहें आप प्लीज़ उनका नाम लीजिएगा बिना झिझके। हम चाहेंगे कि लोग समझ पाएँ कि जब सपोर्ट होता है तो आदमी कहाँ से कहाँ तक जा सकता है। अच्छा आनंद, जब आपने पढ़ाई शुरू की फिर कंप्यूटर से दोस्ती कब हुई? मैं कहूँगा जब मैं लगभग, मेरे हिसाब से मैं होऊंगा 8 या 9 साल का। उस टाइम पे पहली बार मेरे घर पे मेरे पापा जो थे उन्होंने कंप्यूटर लाए, है ना। और मुझे बहुत ही मज़ा आता था कि अरे एक बटन से ये सब चीज़ें चलती हैं, कुछ भी दबाओ कुछ भी हो जाता था। तो मुझे तो बहुत मज़ा आता था उस टाइम पे। मेरे टाइम पे वहाँ पे पेंट पे हम लोग पेंटिंग्स करते थे, गेम्स खेलते थे। बहुत बार मैंने कंप्यूटर ख़राब भी किया है, तोड़ भी दिया था लेकिन फिर वहाँ से एक इंटरेस्ट आना शुरू हुआ। फिर मैं जब अपने स्कूल में बताता था कि मेरे पास कंप्यूटर है, तो मेरी वहाँ पे एक मैम थी, मीरा मैम, उन्होंने कहा कि अरे चलो स्कूल में कंप्यूटर मंगाते हैं। तो वो पहली बार मेरे स्कूल में अराउंड आई थिंक 2004 या 5 की बात है, तब मेरे स्कूल में कंप्यूटर आया और फिर मेरे टीचर्स ने मुझे उसको सिखाना शुरू किया कि इस बटन से ये होता है, यहाँ पे आप ऐसे यूज़ कर सकते हो, ये करा जा सकता है। फिर वहीं से मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आना शुरू हुआ कि जब इसमें पूरी दुनिया की हर चीज़ अवेलेबल है, बस हमको सही से यूज़ करना आना चाहिए। फिर मेरी सिस्टर उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा कंप्यूटर्स अपने स्कूल में पढ़ती थी, तो वो मुझे बताती थी कि आज मैंने ये सीखा, आज मैंने ये करा। तो फिर मैं भी करता था, मैं भी ट्राई करूँगा, मुझे भी मज़ा आता था। फिर वहाँ से सीखते सीखते मेरे मम्मी पापा ने दोनों ने बोला कि हाँ, इसको कंप्यूटर्स में कुछ आगे जाके करा जा सकता है इसके साथ। उस टाइम पे मुझे ना म्यूज़िक में बहुत इंटरेस्ट था, बहुत। मैं सिंगिंग करता था, मैं कैसियो भी प्ले करता हूँ, तो मुझे बहुत इंटरेस्ट था। तो मुझे लगता था मैं तो म्यूज़िक में ही कुछ करूँगा, लेकिन मेरे मम्मी पापा कहना था कि नहीं, एजुकेशन करते हैं, कंप्यूटर्स में आगे लेके जाते हैं, धीरे धीरे देखते हैं क्या होता है। और फिर मैं कहूँगा एक बार मेरा एक न्यूज़पेपर ने मेरा इंटरव्यू लिया था और उन्होंने पूछा, बेटा बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? मैंने बोला था मैं कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहता हूँ। और फिर वहाँ से ही मेरे मन में आ गया कि अब मुझे कंप्यूटर इंजीनियर ही बनना है। तो फिर बस वहीं से उस विज़न की शुरुआत हुई और फिर आगे जाके मैंने उसको पूरा भी किया। आप कब कंप्यूटर इंजीनियर बन के आपने अपना सपना पूरा किया, और मैं ये चाहूँगा कि उसमें आपने किस तरह से किया, थोड़ा वो भी बताएं। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे याद है जब मैं क्लास 8th में था तब मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे कंप्यूटर इंजीनियरिंग करनी है, लेकिन उसके लिए आपको अच्छे कॉलेज में जाना ज़रूरी है, अच्छी आपके पास आपको इंजीनियरिंग में जाना है तो आपके एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है। एक IIT JEE का एग्ज़ाम होता है, उसको आपको क्लियर करना पड़ता है। लेकिन वही बात है कि जिस स्कूल में मैं था, जहाँ स्पेशल स्कूल, वहाँ पे मैं इकलौता ही ऐसा था जो इस हायर लेवल तक पढ़ना चाहता था। बाकी और बच्चों को वहाँ वोकेशनल ट्रेनिंग और अलग अलग तरह की ट्रेनिंग्स पे लेके जाते थे। लेकिन मेरे स्कूल ने कहा कि नहीं, इनके लिए स्पेशल टीचर्स हम लोग बुलाते हैं और पढ़ाते हैं। तो वहाँ से मेरी पढ़ाई की शुरुआत हुई। लेकिन जब मैं क्लास 10th में था तो मैंने अपना जो क्लास 10 का एग्ज़ाम था, वो एक बोर्ड होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, जो कि CBSE से एफिलिएटेड होता है, और वहाँ से मैंने अपने ओपन स्कूलिंग की पढ़ाई करी। फिर वहाँ पे मुझे एक बहुत अच्छा ऑफ़र आया एक टी-शर्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से कि आप हमारे साथ काम करिए। उस टाइम में क्लास 10th जस्ट पास आउट हुआ था और मुझे एज अ ऑनलाइन मार्केटिंग हेड की वो जॉब ऑफ़र वहाँ पे आई। तो मैंने सोचा इतनी छोटी उम्र में मुझे काम करने का मौका मिल रहा है, तो एक बार मैंने अपने फादर से पूछा, उन्होंने कहा कि ठीक है, कर सकते हैं। तो मैंने कहा चलो स्टार्ट करते हैं। तो फिर मुझे वहाँ से स्टार्टिंग मेरा हुआ और मुझे वहाँ से एक बिज़नेस सेंस मिला। मेरे जो फादर हैं वो ऑलरेडी एक बिजनेसमैन है, तो वो कहते नहीं है कि धंधा तो खून में है, तो वो तो ऑलरेडी था। लेकिन जब वहाँ मैंने खुद जाके कुछ किया तो समझ में आया कि हाँ, कुछ इसमें भी किया जा सकता है। लेकिन फिर वहाँ पे 1 साल मैंने जॉब करी, लेकिन फिर वही सोचा कि अगर मैं सिर्फ जॉब ही करता रहूँगा तो आगे मैं बढ़ नहीं पाऊँगा। और लेकिन वहाँ जाने से एक मुझे वह झिझक थी दिल में, लोगों से मिलने की, उनसे बात करने की। मेरे अंदर वो झिझक बहुत ख़त्म हुई वहाँ जाके। तो वो एक बहुत ही अच्छा मेरे लिए एक लाइफ लेसन था।
फिर उसके बाद मैंने अपनी IIT JEE की पढ़ाई चालू करी। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि कोचिंग क्लासेस जाना पड़ता है और मैं कोचिंग क्लासेस ट्रैवल करके नहीं जा सकता हूँ, और फिर जो भी पास में थी वहाँ स्टेयर्स बहुत थे, तो मैं स्टेयर्स चढ़ नहीं सकता हूँ, तो एक बहुत बड़ी दिक्कत थी मेरे लिए। लेकिन घर पे ही टीचर लगाए गए, एक टीचर थे वो मुझे पूरा फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स सब कुछ पढ़ाते थे। फिर वहाँ से मैंने पढ़ाई अपनी पूरा अपना कंप्लीट करा IIT JEE का कोर्स, और मैंने IIT JEE का एग्ज़ाम दिया एंड फॉर्चुनेटली मैंने वो एग्ज़ाम क्लियर भी किया, है ना। लेकिन और मुझे अच्छा कॉलेज भी मिल रहा था एक दूसरी जगह पे, लेकिन मैं वहाँ पे जा नहीं सकता था। तो फिर मैंने एक और एग्ज़ाम होता है जो UPTU का एग्ज़ाम जैसे हम लोग कहते हैं, वो दिया, और लकीली मुझे एक अच्छा कॉलेज डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप कानपुर में एडमिशन मिला, और फिर मैंने वहाँ से अपनी BTech की जर्नी को शुरुआत किया। मैंने कहा अब एक अच्छी, जो मुझे टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट था, वहाँ से मेरी जो असली इंजीनियरिंग की पढ़ाई थी वो वहाँ से स्टार्ट हुई। फिर आपने बोला आप ऑनलाइन मार्केटिंग करते थे एक कंपनी के लिए, तो परेशानी नहीं आती थी किस तरह से आप जो था इक्विपमेंट्स को यूज़ करते थे? अगर मैं लैपटॉप की बात करूं तो किस तरह से आप उसको किस तरह से यूज़ किया करते थे? मैं चाहूँगा कि मैं एक्चुअली ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ जो लोग देखें इसको, सुने, उन्हें समझ में आए कि लिमिटेशंस कुछ नहीं होती हैं। बिल्कुल सही बात है। लिमिटेशंस तो सिर्फ हमारे मन में हैं, उनको ही तोड़ना चाहिए। अब अपने बैरियर्स को तोड़ के हम बिल्कुल आगे जा सकते हैं। तो बिल्कुल जब जॉब करता था तो बहुत परेशानी होती थी कि वहाँ पे सब एकदम एक्सपर्ट और मैं एकदम स्कूल से आया हुआ बच्चा, तो कुछ समझ में नहीं आती थी चीज़ें कैसे क्या होंगी। और सबसे बड़ी दिक्कत होती थी कि मैं पहली बार इतने लेवल पे एक लैपटॉप चला रहा हूँ, मोबाइल चला रहा हूँ। तो लैपटॉप चलाने के लिए जनरली मेरी जो फिंगर्स हैं वो मैं अपनी मिडिल फिंगर का ऐसे यूज़ करता हूँ और उसको आराम से इस्तेमाल कर सकता हूँ। मोबाइल चलाने के लिए जनरली मैं अपनी नोज़ का इस्तेमाल करता हूँ जी। तो क्योंकि मोबाइल हाथ से चलाना मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन मैंने हर चीज़ का एक रास्ता बना के रखा हुआ है। हर चीज़ का एक ऑल्टरनेटिव होता है, बस आपको उसको ढूंढने की ज़रूरत है और पहचानने की ज़रूरत है। तो वहीं से मैंने अपने नाक से चलाना शुरू किया, और मैं आई कैन वेरी प्राउडली से कि मैं बहुत ही फास्ट टाइप करता हूँ नाक से, अराउंड 160 कैरेक्टर्स पर मिनट मैंने कैलकुलेट किया है। एंड आई एम ऑल्सो गोइंग फॉर द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। होपफुली फ्यूचर में वो मिल जाएगा, तो उसमें भी जाऊंगा। और वहाँ से मैंने देखा कि हाँ, इसमें मुझे जो मैं प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ उसका मैं एक निकाल सकता हूँ। तो मेरे पास एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होती है कि मैं उसका सल्यूशन निकाल के आगे बढ़ सकता हूँ। और सबसे बड़ी दिक्कत होती थी कि सारा काम जो होता था वो इंग्लिश में हो रहा है। मेरा उतना अच्छा बैकग्राउंड नहीं था कि कैसे, लेकिन वही है कि लोगों से सीखा, थोड़ा इंटरनेट से सीखा और लोगों से समझा, और ख़ुद प्रैक्टिस कर करके, हर चीज़ प्रैक्टिस कर करके आसानी से की जा सकती है। ये एक, अगर लोग इसको मान लेंगे तो सभी लोग एक्सपर्ट बन जाएंगे। मैं ये कहूँगा प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो वहीं से ही फिर और ज़्यादा चीज़ें कर करके चीज़ें सीख के मैं उसमें आई विल बिकम अ प्रोफिशिएंट इन दैट। अच्छा अनंत, आपके स्टार्टअप्स भी हैं कुछ, थोड़ा उनके बारे में बताएंगे? बिल्कुल। जब मैं जॉब करता था तो वहीं से मेरे मन में था कि एक एंटरप्रेन्योरशिप का एक आ गया था कि नहीं, खुद का कुछ करना है। हाँ, डेफिनेटली आपको जॉब करना इंपॉर्टेंट होता है, बट एक खुद का एक होना, एक लाइक आप एक बेबी को पाल रहे हो और उसको बड़ा कर रहे हो, तो वो एक मेरे मन में था कि अपना खुद का मुझे कुछ करना ही है। तो जब अराउंड 2019 मेरे मन में था कि हाँ, अब मैं एक अपनी खुद की एक अपना स्टार्टअप शुरू करता हूँ और उसमें काम करना स्टार्ट करता हूँ। तो उस टाइम पे जब मैंने BTech फर्स्ट ईयर में अपना एडमिशन लिया था, तो वहाँ पे मेरे मन में आ गया था कि कुछ ऐसा करते हैं जो जनरली लोग नहीं कर रहे हैं, जो सभी लोग एंटरप्रेन्योर सोचते हैं। तो लकीली मैं कानपुर उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे एक कंपटीशन हो रहा था, तो मैंने वहाँ पार्टिसिपेट किया एक बिज़नेस प्लान कंपटीशन में। एंड वो एक नेशनल लेवल का कंपटीशन था और मैं उस पूरे कंपटीशन में सेकंड प्राइज़ मुझे मिला था, एंड आई वाज द यंगेस्ट। तो मेरे लिए वो बहुत ही एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट था कि हाँ, मैं इस जगह पे भी कुछ कर सकता हूँ, इसमें भी कुछ मैं अच्छा कुछ बेनिफिट निकाल सकता हूँ। तो फिर मैंने अपनी थोड़ा जो मेरा टेक्नोलॉजी का दिमाग था, मैंने उसको इस्तेमाल किया और काफ़ी सारे लोगों से मिलके मैंने अपना पहला स्टार्टअप शुरू किया। वो इट वाज अ ब्लॉकचेन स्टार्टअप, जिसमें हम लोग एक ब्लॉकचेन की एक प्रोडक्ट बनाया था और हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ काम करते थे 2019 में, और वो काफ़ी अच्छा चला फिर। लेकिन हम लोगों को उसके बाद अपनी कंपनी को बेचना पड़ गया था, क्योंकि बहुत सारे रीजंस होते हैं एक स्टार्टअप जर्नी में।
फिर उसके बाद ड्यूरिंग कोविड हम लोग ने और भी एक इवेंट मैनेजमेंट के लिए हम लोग ने काम किया, आर्टिस्ट्स के लिए काम किया। लेकिन मन में हमेशा ही मेरे ये था कि ऐसा कुछ करना है जो मैंने बचपन में प्रॉब्लम फेस करी है वो और बच्चों को जो मेरे जैसे हैं वो प्रॉब्लम फेस ना करें। तो मेरे बचपन में सबसे बड़ा जो मेरा पेन पॉइंट यही था कि एजुकेशन, ये एक स्ट्रीमलाइंड एजुकेशन नहीं मिल रही थी वो मेन स्ट्रीम में, है ना। जैसे प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये होती है कि अगर मान लीजिए मेरी इंग्लिश अच्छी है तो मुझे क्लास 3 की इंग्लिश पढ़ाएंगे, लेकिन अगर मेरी मैथ्स ख़राब है तो मुझे क्लास 1 की मैथ्स पढ़ाया जाएगा। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और कोई भी एकदम डिफाइंड फ्रेमवर्क में पढ़ाई नहीं कर रहे थे। तो मुझे लगता था कि ये सबसे बड़ा पेन पॉइंट है और इसी की वजह से जो स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं वो मेन स्ट्रीम एजुकेशन में नहीं आ पा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि इसके लिए कुछ करेंगे। एंड व्हेन आई हैव क्लियर्ड ऑल माई बीटेक, है ना, मेरे सारे जब मेरा पूरा बीटेक कंप्लीट हुआ तो मैंने सोचा कि हाँ दिस इज़ द राइट टाइम कि अब मैं इसमें कुछ कर सकता हूँ। तो 2022 में मैंने अपनी कंपनी शुरू करी, यूफेलिटी प्राइवेट लिमिटेड। और मेरा इसमें एक ही विजन था कि मैं कुछ सोशल प्रॉब्लम्स को लेके एक अच्छा सल्यूशन देना चाहता था ईजीएस्ट वे में। तो सबसे पहली प्रॉब्लम जो मेरे और मेरे को फाउंडर मुस्तबा ने हम लोग ने डिसाइड करा कि हम लोग स्पेशली एबल्ड एजुकेशन पे ही काम करते हैं। तो लकीली उस टाइम पे एक कंपटीशन हो रहा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन। ये डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑफिस से होस्ट होता है और ये इंडिया का सबसे बड़ा टेक्निकल कंपटीशन होता है। तो लकीली मुझे वहाँ पार्टिसिपेट करने का मौका मिला एंड मैं ऑल ओवर इंडिया उसमें विन किया मैंने उसमें। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने मुझे ऑफ़र दिया उस टाइम पे कि 2022 एंड में कि आप हमारे लिए इस प्रोजेक्ट के साथ काम करिए, आप एक एप्लीकेशन बनाइए और हम आपको सपोर्ट करेंगे। मिनिस्ट्री ने मुझे ये ऑफ़र दिया तो मैंने कहा इट विल बी माई प्लेजर कि मैं उस पर काम करना स्टार्ट करूँ। फिर वहीं से उसकी शुरुआत हुई। बाकी उसके बाद यूपी गवर्नमेंट ने मुझे उसमें सपोर्ट किया और आज जो मेरी एप्लीकेशन का नाम है उसका नाम है द स्पेशल स्कूल, जिसमें कि हम लोग एक असिस्टिव टेक्नोलॉजी होती है जिसकी मदद से जो NCERT की पढ़ाई होती है उसको पूरी तरह डिफरेंट डिसेबिलिटी के हिसाब से कन्वर्ट कर रहे हैं, चाहे वो ब्लाइंड हो, डेफ हो, डिसलेक्सिया हो, सेरेब्रल पैलिसी हो, वॉइसलेस बच्चों के लिए कन्वर्ट कर रहे हैं क्लास 1 से 5 के लिए, जिसमें हम लोग एनिमेशंस, माइंड मैप्स, पॉडकास्ट, गेम्स, क्विजेस की मदद से पढ़ा रहे हैं। अब सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है इस इंडस्ट्री में ये होती है कि पेरेंट्स को नहीं पता होता है कि बच्चों के साथ करना क्या है। पेरेंट्स सोचते हैं कि उनको स्कूल में डाल दोगे सब कुछ हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें, दिक्कतें होती हैं जो बच्चा खुद नहीं जानता है। किसी को कलर ब्लाइंडनेस होती है, किसी को शेप आइडेंटिफिकेशन में दिक्कत है, किसी को कॉम्प्रीहेंशन पावर में दिक्कत है। जैसे कि आप मान लीजिए मैं आपके सामने एक एप्पल रखता हूँ तो आप क्या सोचोगे, एक रेड इन कलर है और स्पेरिकल इन शेप है और स्वीट इन टेस्ट है। बट जो डिसलेक्सिया के बच्चे होते हैं, सेरेब्रल पैलिसी के बच्चे होते हैं, वो इतना नहीं समझ पाते हैं। तो हम लोग ऐसी चीज़ें अपनी एप्लीकेशन पे कर रहे हैं जिसकी मदद से हम उनको आसानी से पढ़ाई करा सकें और उनको एक हायर एजुकेशन तक लेके आ सकें। क्योंकि मैं ये देख पाता हूँ जनरली जब हम स्पेशली एबल्ड लोगों के बारे में सोचते हैं, हम सोचते हैं उनको शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में लगा लेते हैं, जनरल स्टोर्स में लगा देते हैं। तो मैं वो एक माइंड सेट बदलना चाहता हूँ कि उनको एजुकेशन में ले। कल को मैं देखना चाहता हूँ कोई स्टूडेंट हो जो IAS ऑफिसर बन के निकले, कोई डॉक्टर बन के निकले। तो मैं मेन स्ट्रीम एजुकेशन में सबको लाना चाहता हूँ। ये मेरा एक विजन है जिसको मैं अपनी लाइफ में पूरा करना चाहूँगा। जिस हिसाब से मैं इंजीनियर बन पाया हूँ, मैं चाहता हूँ मेरे जैसे और भी बच्चे हों वो आगे आए और इसको लेके जाए। अच्छा अनंत, एक बात बताओ, कभी किसी से कोई शिकायत रही, भगवान से, किसी इंसान से, किसी से कोई शिकायत? शिकायत तो नॉर्मल है मेरे हिसाब से। इंसान है तो शिकायत तो सबसे ही होती है। शिकायत तो अपने पेरेंट्स से भी होती है, कभी कभी बात नहीं मानते हैं तो गुस्सा आता है, तो शिकायत तो सबसे ही होती है। लेकिन हाँ, बट मेरे हिसाब से ऐसा कोई एज सच मैं ये नहीं कहूँगा कोई शिकायत बहुत बड़ी है। आई थिंक इंसान के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है लाइफ में वो ये होता है कि आप अपने आप को पहचानो और उसको एक्सेप्ट कर लो। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंसान के लिए यही है। अगर आप अपने आप को मान लोगे कि हाँ मैं ऐसा हूँ बट मैं इसमें इतना चीज़ें कर सकता हूँ, और अगर आप मान लोगे तो आप उससे 100 गुना और ज़्यादा अच्छा कर पाओगे। अगर आप ये मान सकते हो तो आप सब चीज़ें आपके लिए नॉर्मल है। तो मेरे हिसाब से मैं ये कहूँगा आपके जवाब में, मुझे शिकायत तो सच कुछ नहीं है किसी से। मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में।
मैं बहुत एंजॉय करता हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। बस यही कहूँगा कि जितने लोग मुझे देख रहे हैं वो यही कहूँगा कि आप अपने आप को पहचानो और आगे बढ़ते रहो, गो विद फ्लो जिससे लोग कहते हैं, बस। अच्छा अनंत, मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि आपने क्या चैलेंजेस फेस किए, उनको कैसे झेला, कैसे देखा, क्योंकि वो आप कर चुके हो और आप करके आज खुश हो, मुस्कुरा रहे हो, तो मैं उस बात पे नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा आपसे, हमारे सुनने वालों के लिए, कि आप ये बताएं कि चैलेंजेस को ओवरकम कैसे किया जा सकता है। देखिए थॉट प्रोसेस चाहिए उसके लिए। देखिए थॉट प्रोसेस मेरे हिसाब से, अगर आपको कोई भी चैलेंज अगर पार करना है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सबसे पहले आप उसको पहचानो कि आपको करना क्या है उसमें। अब जैसे कि मान लीजिए मैं एक रोज़ मैं कहीं ना कहीं ट्रैवल ज़रूर करता हूँ, तो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि कैब में बैठना, ऑटो में बैठना, ऑटो से उतरना, या फिर कहीं मैं जा रहा हूँ, हर जगह पे रैम तो होते नहीं है ना। दिस इज़ आई थिंक ये हम लोगों को, हमारी अगर सोच डेवलप होगी तो डेफिनेटली सब चेंजेस होंगे। तो सबसे बड़ा चैलेंज ऐसे जब होता है तो सबसे पहले आपको पहचानना है कि हम इसको कैसे पूरा कर सकते हैं। फिर वही जो मैंने एक और बात मैं दोहराऊंगा कि आप झिझकिए नहीं, कि ठीक है आपको हेल्प चाहिए, बट अगर आप झिझकोगे तो फिर आप बैठे रह जाओगे, मैं ये कहूँगा। वो कहते नहीं है, इट्स ओके टू आस्क, है ना। आप जब तक सवाल नहीं पूछोगे तो आपको जवाब कैसे मिलेगा। तो मैं ये कहूँगा कि जब आपको दिक्कतें होती हैं तो आप सबसे पहले ठीक है मानिए कि हाँ दिक्कत है, और फिर आप जनरली मैं क्या करता हूँ, मैं तो झिझकता नहीं हूँ, मैं तो चाहे कोई भी हो मैं कहता हूँ प्लीज़ मेरी हेल्प कर दीजिए। हाँ मुझे ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं जो मुझे सीधा मुंह पे ना भी बोलते हैं। अब कुछ लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि ना बोल दिया है तो अरे कैसा आदमी है, मतलब ना बोल दिया, मेरे मन में आ सकती है बात, मैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है उनकी भी कुछ थॉट प्रोसेस, पर्सनल चॉइस है, मेरी भी पर्सनल चॉइस है, उनकी भी पर्सनल चॉइस है, इट्स ओके। तो लेकिन जो मदद करता है डेफिनेटली मैं उनको थैंक यू बोलता हूँ। एंड प्रॉब्लम्स बहुत सारी आती हैं, बट अगर आप एक पॉजिटिव अप्रोच से, एक स्माइल के साथ उसको डील करोगे तो वो बहुत छोटी लगेगी आपको। और मैं हमेशा ये कहता हूँ सबसे कि प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, है ना। अगर आप बुरे से बुरे के लिए प्रिपेयर होगे तो आप उसके भी बुरे के लिए प्रिपेयर हो जाओगे। तो आपको अपने अंदर एक विल पावर डेवलप करनी है, और अगर आपके पास अगर विल पावर और कॉन्फिडेंस है तो आप मेरे हिसाब से हर प्रॉब्लम का एक आसानी से सल्यूशन निकाल सकते हो। बस आपको ठंडे दिमाग से सोचना है। बहुत लोग होते हैं वो ऐसे बहुत जल्दीबाजी में और बहुत नेगेटिव अप्रोच के साथ काम करते हैं। अगर आप साफ मन से काम करोगे, साफ मन से अपने प्रॉब्लम का सल्यूशन सोचोगे तो सभी कुछ आसानी से किया जा सकता है। अच्छा अनंत, आखिरी में एक सवाल लेना चाहूँगा। मैंने सुना है कि आप जो है बच्चों को भी 10-12 के बच्चों को भी जो है मोटिवेट करते हैं, और उनको वो क्या है, थोड़ा उसके बारे में बताएंगे। बिल्कुल, मैं आई एम वेरी लकी कि मुझे काफ़ी सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन और काफ़ी सारे ऐसे लोग बुलाते रहते हैं अपने यहाँ पे अपने यहाँ मोटिवेशन स्पीच देने के लिए या फिर मेंटोरशिप देने के लिए। तो अगर मैं नंबर्स में बात करूँ तो आई थिंक अराउंड मैं 5000 से ज़्यादा बच्चों को अभी तक मेंटोरशिप दे चुका हूँ, है ना। और मैं जितने भी, मुझे अगर कोई ऐसे 10th 12th के बच्चे देख रहे हैं तो मैं सबसे यही सबसे ज़्यादा जो बड़ी दिक्कत उनके साथ ये देखता हूँ कि वो कंफ्यूज्ड है लाइफ में, उनको करना क्या है, उनको ये नहीं पता है कि वो करना क्या चाहते हैं और कैसे करना है, वो तो बहुत दूर की बात है। तो जनरली मैं उनके साथ बैठ के यही उनको समझाता हूँ कि आप अपने आप को पहचानिए, अंदर जो आपकी पसंद है, नापसंद है, आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, उसको पहचान के ही उसके आगे आप उसको लेके जा सकते हो। तो मुझे काफ़ी सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन वगैरह आगे बुलाते रहते हैं और मुझे कहते हैं कि आप बताइए कि इनको क्या करना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि आई एम नॉट द राइट पर्सन जो मैं बता सकता हूँ, बस मैं ये करवा सकता हूँ कि वो ये पहचान सकते हैं कि वो क्या करें। तो उसके लिए मैं जनरली उनके साथ कुछ एक्टिविटीज़ करता हूँ छोटी मोटी, है ना, उनकी हॉबीज़ को समझने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि आजकल मैं अगर ये कहूँगा कि अगर कोई आप काम कर रहे हो और अगर आपका उसमें दिल नहीं लग रहा है तो वो काम करना बेकार है आपके लिए। और क्योंकि आप एक दिन कर लोगे, 2 दिन कर लोगे, लेकिन तीसरे दिन आप ये कर दो, थक जाओगे और कहोगे मैं लाइफ में कुछ नहीं करना चाहता हूँ।
तो और जो लाइफ होती है वो बहुत ही प्रेशियस थिंग है, और अगर लाइफ को अगर आप ऐसे ही हाथ से जाने दोगे तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत देगी आगे जाके। तो मुझे लगता है लाइफ एक बार मिली है, उसको खुल के जीना चाहिए और खुश रहना चाहिए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद अनंत आपका। सो व्यूअर्स, मैं यहाँ पे एक चीज़ कहूँगा, अनंत जो है वो यहीं पे अभी एक और हम अलग से एक प्रोग्राम करेंगे, क्योंकि अनंत साइबर सिक्योरिटी पे भी काम कर रहे हैं, तो उसके विषय में मैं अलग से बात करूँगा। लेकिन आपने एक चीज़ सुनी जो अनंत ने बोली कि लाइफ जो है ना वो एक बार मिली है, उसको अपने हाथ से फिसल के मत जाने दीजिए। तो भैया, अगर आप छोटी छोटी चीज़ों से परेशान होते हैं, छोटी छोटी समस्याओं से जूझ रहे हैं और दुखी हो रहे हैं और इधर उधर सबको कोस रहे हैं, तो वो बंद कर दीजिए और सीधी दिशा में आगे बढ़िए, अपना काम कीजिए। अनंत कामयाबी की एक मिसाल हैं। ये इस बात को साबित करते हैं कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। तो आपसे विदा लेते हैं, जुड़े रहें रेडियो द्वारका के साथ, और अनंत के साथ एक और प्रोग्राम हम पेश करेंगे, उसको आप ज़रूर सुनिएगा, वो है साइबर सिक्योरिटी के ऊपर।